तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार, मैं गौतम आनंद मगध न्यूज़ जंक्शन से और हमारे साथ साथी बिहार लाइव न्यूज़ 24 से अंबुज कुमार सोनू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव का सरगर्मी तेज हो गया है। सभी नेताएं अपने अपने वादों को लेकर के और चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ रवि रंजन जी, जो जन सुराज के प्रबल दावेदार हैं गुरुआ विधानसभा से। तो आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए और अपना समय दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में गुरुआ के विधानसभा के सभी जनता को भी मेरा नमस्कार। सर, आपसे कुछ व्यक्तिगत और राजनीतिक सफ़र के बारे में हम जानना चाहेंगे सर, कि सबसे पहले आप अपने आप राजनीतिक सफ़र और जन सुराज से जुड़ाव की कहानी के बारे में बताएं कि आप जन सुराज से कैसे जुड़े। अगर मेरी व्यक्तिगत सफ़र की बात करते हैं तो मेरा जो राजनीतिक सफ़र है पिछला 15 सालों से चल रहा है, लेकिन वो पंचायत और प्रखंड स्तर तक ही था। लेकिन जब प्रशांत किशोर को सुनते सुनते और उनका जो व्यक्तिगत विचार है, जो प्रशांत जी का और आप कह सकते हैं जनसुराज का जो विचार है, आने वाला समय में जो बिहार को बदलना चाहते, जो हमारी स्थिति 1947 में थी, हमारे बिहार जिस समय झारखंड भी साथ में था और बिहार अग्रणी 10 राज्यों में आता था, लेकिन आज ये राजनीतिक उपेक्षा कहिए, राजनीतिक उपेक्षा ही कह सकते हैं और कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का भी उपेक्षा रहा। आज हमारा बिहार सबसे निचले स्तर पे है और जो मुहिम छेड़ रखा है प्रशांत ने जनसुराज में, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। तब जाके मैं विधानसभा का राजनीति करने में उतरा और मुझे लगता है आने वाला समय में हमारा जनसुराज का ही होगा। सर, राजनीति में आने का प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सर? राजनीति में आने की प्रेरणा बस बिहार जो उपेक्षित है, हमारा सबसे जो नीचे है बिहार, कभी ये शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी था, उद्योग धंधे में भी ठीक ठाक था, रोजगार में भी ठीक था, लेकिन इसे जितने उपेक्षित किया गया है, ये सब देख के और प्रशांत का जो मुहिम है कि हम बिहार को सबसे अग्रणी राज्यों में देखना चाहते हैं, उससे प्रेरित होकर के ही मैं राजनीतिक क्षेत्र में कूदा हूँ। जैसा कि देखा जा रहा है सर, बिहार में अभी काफ़ी सारे चुनावी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो सर बाकी दलों से जन सुराज अलग क्या है? आप इससे कंपेयर अगर कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप या तो फिर ये आपका सिर्फ क्वेश्चन है या फिर आप जनसुराज को आप अच्छे से नहीं जानते हैं, ये आप कह सकते हैं। जनसुराज कभी भी ये नहीं बोला है, आप इतने दिन से अगर सुन रहे होंगे पिछले 3 सालों से, जनसुराज का एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं होगा जिसमें उन्होंने रोड, नली और गली और बिजली की बात की है। हमेशा उन्होंने बात किया है शिक्षा की बात की है, रोजगार की बात की है, जिसका आज तक 78 सालों में जिसने मुद्दा नहीं उठाया, पलायन का जो 4 स्तरों पे पलायन हो रहा है। आपका सबसे नीचे स्तर जो आपको माइंड ड्रेन हो रहा है, आप कह सकते हैं कि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, से हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। हमसे जो नीट क्लास के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने इलाज कराने के लिए बाहर जा रहे हैं। जो और भी पैसे वाले लोग हैं वो फैक्ट्री और उद्योग धंधे खोलने के लिए अपने पैसों का पूंजी जो है बाहर में लगा रहे हैं। ये 4 तरह का पलायन है, ये आज तक किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। औरतों का सशक्तिकरण की बात जरूर होती है, लेकिन उनके लिए पिछली सरकारों ने क्या कदम उठाया है? कोई ऐसा ठोस कदम बताइए। ऐसे छोड़ दीजिए कि जीविका के लिए 10,000 लोक लुभावन फैसला लेके 10,000 दे रही है, चुनावी लोक लुभावन ही मानेंगे। 10,000 में कौन सा आप उद्योग धंधा कर लीजिएगा? हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, हम किसानों के लिए बात कर रहे हैं कि जो किसान आज हमारे हैं, हमेशा बोलते हैं कि फसल का दाम हमको नहीं मिलता है। तो फसल का दाम अच्छा क्यों नहीं मिलता है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है कि फसल जो उगाने में है वो हमारा लागत बहुत ज़्यादा जा रहा है। इसके लिए जनसुराज बोला है कि हम मनरेगा को मजदूर को हम किसान से जोड़ देंगे। आज अगर मनरेगा के किसान मजदूर से नकदी फसल से जुड़ जाएंगे तो हमारा जो है नकदी फसल जब बेचेंगे हम, तो हमें लगता है कि लागत मूल्य से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो हमारा मूल्य भी प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये सब चीज़ें हैं। और जो सरकारी स्कूल जो खिचड़ी विद्यालय आप लालू यादव शुरू किए थे, चरवाहा विद्यालय, आके नीतीश जी खिचड़ी विद्यालय पे लटका के रख दिए हैं। हम इन मुद्दाओं की बात कर रहे हैं, हमने कभी नहीं बोला कि रोड, नली, गली, बिजली की बात कर रहे हैं। अरे भैया, जो आए, आपने जो मांग किया, जो सरकार जो बोला वो किया। आप नीतीश जी आए, रोड, नली, गली, बिजली के लिए दिए हैं। अलग बात है कि बिजली की यहाँ व्यवस्था सही नहीं है, इंडस्ट्री वाला बिजली यहाँ नहीं दिया जाता, हम इसमें सुधार करेंगे, लेकिन हम ये मुद्दा नहीं बना रहे हैं। रोड
की स्थिति खराब होते जा रही है। इसको मुद्दा नहीं बना रहे हैं। ये एक मंत्रालय खुला हुआ है, रोड मंत्रालय कह सकते हैं, बिजली मंत्रालय कह सकते हैं, ये सब पे काम होगा। जैसे हम भी आएंगे ये काम होगा, लेकिन जिसका कोई मंत्रालय नहीं है, कोई माई बाप नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, हमारे युवा जो पलायन कर रहे हैं उनको देखने वाला कोई नहीं है, हम उसके लिए एक मंत्रालय बनाएंगे बाज़ाब्ता, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल की व्यवस्था कराएं। नेतरहाट और जैसे, और एक और कौन सा स्कूल है यहाँ बिहार में, नवोदय है, और एक और जो सिमुरतल्ला स्कूल है। इस तरह का विद्यालय हम प्रखंड लेवल पे 10 बनाने का सोच रहे हैं, जिससे बच्चे दूर जाके पढ़ेंगे, ताकि 10 बजे जाएं तो 4 बजे वापस आएं। जब गांव में विद्यालय होता है तो कभी माँ बाप को बच्चों की याद आती है, कभी बच्चों को माँ बाप की याद आती है, तो दिन भर में 4 बार आते हैं घर पे, वो पढ़ाई नहीं होता है, ये खाना पूर्ति हो रहा है और पैसे की उगाही हो रही है, जिसको हम बदलेंगे इस चीज़ को। सर, आपने एक बात बोला कि नारी सशक्तिकरण की बात, तो अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे बिहार के, वो तो नारी सशक्तिकरण पे काफ़ी कार्य कर रहे हैं। जैसे कि अभी महिलाओं को आरक्षण का दायरा भी बढ़ा दिया गया, अभी सभी नौकरियों में आरक्षण अब महिलाओं को ज़्यादा मिलेगी। ये अब बढ़ाए हैं, पिछला 20 साल से वो कहाँ थे। आप जब जाने की बारी आई है तो आप लोक लुभावन फैसला ले रहे हैं, कभी 10,000 महिलाओं को दे रहे। ऐसा कोई धंधा बताइए, आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, आप एक धंधा ऐसा बता दीजिए जो 10,000 में शुरू हो जाएगा और फिर अगला महीना 10,000 देगा। ये कौन सा तरीका है? ये आपको नहीं लग रहा है कि ये सिर्फ महिलाओं को लुभाने के लिए पैसा दिया जा रहा है? उनको तो कहना है कि हम 2 लाख फिर बाद में भी देंगे। 2 लाख बाद अभी क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? एक बार दीजिए ना, 2,10,000 देना है तो, कि महिलाएं कुछ कर सके। 10,000 मिलेगा, किसी को 5,000 रुपये का कर्जा भरना है। अभी जान रहे हैं ना कि 2% पर जो कर्जा लेती है, आके मैंने देखा अपने गांव की स्थिति मैं बताता हूँ कि 20,000, 25,000, 30,000 जो कर्ज ले लेते हैं, आके बैठे रहते हैं दिन भर लोग कि तुम जीविका दीदी के पास या किसके पास जो भी पैसा लिए रहते हैं कि तुम पैसा दो तब जाएंगे। जैसी 10,000 और 20,000 मिलेगा ना, इनका कर्जा भरने में चला जाएगा और नाक का नथिया और कान का बाली और ये सब लेने में चला जाएगा। आपके अनुसार ये चुनावी मुद्दा हो गया? एकदम ये चुनावी मुद्दा, ये चुनावी लोक लुभावन फैसला है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो 10,000 में और 2 लाख में शुरू हो जाएगा 6 महीना में। अच्छा, हम भी भैया बिजनेसमैन, हम जानते हैं। क्षेत्रीय हैं, तो आपके अनुसार गुरुआ विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी अगर बाजार की समस्या देखिएगा, बाजारों की जो समस्या, आप चले जाइए यहाँ से, भरौंधा से उठिए, यहीं से इसी क्षेत्र से उठिए, भरौंधा चले जाइए, गुरुआ चले जाइए, उसके बाद मथुरापुर चले जाइए, गुरारू चले जाइए, परैया चले जाइए, बरोरा चले जाइए। सरकार इतनी उपेक्षा की है बाजारों से कि आज अगर आपको जाना, आप आते समय ही फंस गए होंगे, जैसा कि आप लोग बता रहे थे कि गुरुआ बाजार में आप 1.5-2 घंटे से फंसे हुए। आपका और मेरा ये कीमती समय 2 घंटे गया। मैं जब हमारी व्यवस्था आएगी तो इस मुद्दे पर जरूर काम करेंगे कि ताकि बाईपास का निर्माण हो। बाईपास का शुरुआत नहीं हो रहा है, क्यों भाई? ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार की उपेक्षा करती है कि ऐसा काम नहीं हो रहा है, जबकि बहुत पहले बाईपास पास हो जाए। बाईपास जब निकलेगा तब बाजार का खुलापन आएगा, तो बाजार का चौड़ीकरण जब होगा, रोड का चौड़ीकरण होगा, तो आने जाने में लोगों का समय बर्बाद नहीं और कीमती समय बचेगा। ये पहला मुद्दा है। और दूसरा इससे भी बड़ा मुद्दा जो है आपका, ये आपको सिंचाई का। हम लोग जो है ये गुरुआ विधानसभा क्षेत्र, कुछ क्षेत्र को छोड़िए, नहरी बेल्ट तो है ही नहीं। एक नहर बना था 35-40 साल पहले, उत्तरी कोयल नहर, उसका भी आज तक कुछ नहीं हुआ है। जब चुनाव आता है तो सांसद और विधायक खड़े होते हैं और पानी कैसे दे देते हैं और कहते हैं ये मुद्दा सोल्व हो गया। इस पे बहुत गहन विचार करना होगा। ये आपको अगर इधर से देखिएगा, उत्तर कोयल नहर अगर पास होता है तो कम से कम 11 पंचायत ऐसा है जो उससे एकदम मन कह सकते हैं कि स्वर्णिम युग आ जाएगा अगर ये नहर शुरू हो जाएगा। उत्तरी कोयल नहर जो करोड़ों रुपए तक तैयार हुआ है। चुनाव के समय ही मुद्दा क्यों बनता है? वही यहाँ के पब्लिक, हम क्या बोले, अगर पब्लिकों के बारे में बोला जाए तो ये उचित नहीं है, हम नेता हैं, लेकिन पब्लिक भी नहीं समझती है कि भैया बार बार पिछला 40 सालों से आपको उत्तरी कोयल का नहर का मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? सिर्फ आपको लुभाने के लिए बनाया जा रहा है और यहाँ की जनता समझती नहीं है। अब ये जनता को जागना होगा कि पिछले 40 साल से एक ही मुद्दे पे आती है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सांसद का चुनाव होता है और वोट लेकर चली जाती है। इससे नागरिक को जागना होगा कि अब ये मुद्दा नहीं है, इस पे काम करवाने की जरूरत है। और जब तक जनता दूसरे को नहीं चुनेगी, एक ऐसा व्यवस्था वाली सरकार को जो कहे वो करे,
ऐसी राजनीतिक पार्टी को चुनना होगा। ये भसेड़ मचा के रखे हुए हैं, कभी जनता दल यूनाइटेड तो कभी राष्ट्रीय जनता दल। जनता दल यूनाइटेड कभी जाके लालटेन में लटक जाते हैं, कभी कमल के फूल पे विराजमान हो जाती है। इससे निकलना होगा जनता को। सिर्फ एक मुद्दा दिखा के बार बार वोट लेने वाला जो प्रवृत्ति बन चुका है नेताओं को ना, इससे जनता ही पीछा छुड़ा सकती है। जनता को जागना होगा अब। अगर आपको गुरुआ विधानसभा की जनता आपको समर्थन देता है, विधायक बन जाते हैं, तो 100 दिन के अंदर आपका क्या पहला काम क्या रहेगा कि 100 दिन के अंदर वो काम करके दिखा दीजिएगा जनता को धरातल पर एकदम? देखिए, अब जो मुख्य मुद्दा आप बोले बाजार का, इससे हम निपटारा करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो मुद्दा है आहर, ये पानी का जो व्यवस्था है, जो आपको कह सकते हैं कि ये सिंचाई का बहुत पुराना व्यवस्था है। आज से 78 साल पहले चले जाइए और आज़ादी के पहले भी चले जाइए, ये पानी और आहर ही ऐसा साधन था पूरे भारत में जहां पटवन होता था। अब पंजाब को छोड़ दीजिए कि नहरी बेल्ट था और आज भी नहर मजबूत हुआ, हरियाणा को छोड़ दिए। अगर बिहार के खास करके हम बिहार की बात करेंगे तो आहर और पानी के अलावा कोई व्यवस्था नहीं था। हम अपने गांव में बचपन से देख रहे हैं कि एक आहर था जिसको सरकार जो है अभी उसमें जो है अभी हम लोगों का अभी बना दिया, रोड बना दिया। ये चतुर्भुज योजना के तहत जो भारत माला का रोड बना दिया, हम लोग का आहर खत्म हो गया। अब हम लोग का इटमा गाँव खत्म हो जाएगा, सिंचाई का व्यवस्था खत्म हो जाएगा, एक पानी बच रहा है। लेकिन मैं खुद पानी के बारे में बहुत बार यहाँ के स्थानीय विधायक, मुखिया, बीडीओ, सरपंच सबको दे चुका हूँ, एसडीओ तक दे चुका हूँ कि पानी का सफाई करवाइए। यही एक ऐसा साधन है जिसे हम पटवन करते हैं। लेकिन यहाँ क्या हम बोला जाता, थेथरलॉजी वाली सरकार है, थेथर है, बस रोड नली गली बिजली में फंसे रहती है। सिंचाई का आज तक समुचित व्यवस्था यहाँ नहीं किया गया। सबसे पहले पूरा गुरुआ विधानसभा में जितना पानी है, पानी का सबका जो है 10-15 फीट चौड़ी पानी है यहाँ, उसका नापी करवाया हूँ मैं कई जगहों पे। वहाँ जो है वो देखा जाए तो उसको पानी को चौड़ीकरण करके पक्कीकरण किया जाए तो सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो सकती है। कम से कम रबी फसल तक हम लोग निकल जाएंगे, इससे हम बच जाएंगे। सरकार तो कहती है कि हमने जल छाजन से सभी पानी को जीर्णोद्धार करवा दिया है। कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। आप मेरे साथ 1 घंटा चलिए, आप कैमरा चालू कीजिए, यहाँ से इटमा से हम शुरू करेंगे। इटमा चलिए, पकरी चलिए, आप चले जाइए जलपा चले जाइए, चटकबिघा चले जाइए, काज चले जाइए, इधर दुब्बा में बना है, आधा अधूरा बना हुआ है। उसके बाद आरसी कला चलिए, गुरुआ चलिए, सिमारू चलिए, कहीं भी अगर पानी का व्यवस्था समुचित होगा तो आप जो कहिएगा तो मैं वहाँ से बैक हो जाऊँगा। अच्छा, बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है, तो इस पर आपका क्या रोड मैप है? देखिए, बेरोजगारी जो बिहार की जब बात करते हैं, जो प्रशांत जी बात करते हैं, ये प्रशांत का मुद्दा है। लेकिन मैं भी जब मैं पढ़ा लिखा युवा हूँ और मैं कुछ करने आया हूँ, तो बेरोजगारी दूर करने का सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी ये व्यवस्था नहीं है। जो आज सरकार जो आती है, तेजस्वी यादव की सरकार आई, दोनों मिलकर बनाए तो, और बीजेपी के साथ जब मिलकर बनाई तो ये बोलते हैं कि 10 लाख हम सरकारी नौकरी दिए हैं। अगर चलो भाई मान भी लिए कि आपने 10 लाख सरकारी नौकरी दिया, एक तो आप पेपर पे दिखा दो 10 साल, मैं इस पे कटाक्ष कर रहा हूँ कि 10 लाख पेपर पे दिखा दो कि आपने 10 लाख सरकारी नौकरी दिया। अगर दिया तो अच्छी बात है, लेकिन क्या 14 करोड़ की आबादी में आप पिछला 20 साल में 10 लाख या 15 लाख की नौकरी दे रहे हैं, तो क्या आप ये बेरोजगारी दूर किया जा सकता है सरकारी नौकरी से? असंभव। आप अगर पूरी ताकत भी कोई लगा ले, बिहार में अभी 1.9% सरकारी नौकरी है, अगर पूरी ताकत लगाएंगे तो ये 3% तक पहुंचा जा सकता है। इससे आपका व्यवस्था में सुधार नहीं होगा और पब्लिक को सरकार मूर्ख बनाना छोड़े। ये जो सरकारी नौकरी की जो हल्ला मचा रखी है, जब तक कि सर्विस सेक्टर में नौकरी नहीं दिया जाएगा और लोगों को पूंजी नहीं दिया जाएगा, तब तक आप रोजगार की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ जो प्रशांत जी भी बोलते हैं। एक नाई है जो बाल काटता है, एक नाई है, मान ली कि ललन नाम का एक नाई है हमारे गांव में। वो अच्छा है, वो टेक्निकली बहुत अच्छा है, बाल अच्छा काटता है, लेकिन पूंजी की व्यवस्था नहीं हो पाई। उसके घर में इतनी पूंजी नहीं कि एक सैलून का दुकान खोल सके। एक सैलून अगर अच्छा दुकान खोला जाए तो 1.5-2 लाख रुपया लग जाएगा, तब जाकर सैलून का दुकान। अगर ये ललन जो है भरौंधा में या गुरुआ में, सरघाटी में, गया में कहीं सैलून का दुकान खोलता है, वो 4 लोगों को नौकरी दे देगा, ठीक है।
4 चेयर रहेगा, 4 लोग को नौकरी, अपने जो है मालिक की जैसा बैठ के वो पैसा पर डे 1000 रुपया कमा सकता है और बाकी 4 लोग भी 200, 400, 500 रुपया कमा सकते हैं। यही ललन पूंजी की अभाव में जब सरकार नहीं व्यवस्था कर रही है तो ये क्या करेगा, कलकत्ता, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, साउथ इंडिया में कहीं जाएगा और वहाँ जाके क्या करेगा, वो वहाँ तो पूंजी का व्यवस्था नहीं हो जाएगा, वहाँ जाके एक सैलून का दुकान में नौकरी करेगा जिसका मालिक हरियाणा को होंगे या दिल्ली को होंगे या साउथ इंडिया किसी स्टेट के मालिक होंगे। अब वहाँ वो नौकर बन के काम करेगा और यहाँ रहता तो क्या रहता, वो मालिक रहता और 4 लोगों को नौकरी देता। यही है मेरा जो व्यवस्था आएगा, हमारी जनसुराज की जब व्यवस्था आएगी तो हम लोगों को पूंजी की व्यवस्था करवाएंगे। हम सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं रहेंगे, हम पूंजी की व्यवस्था कराएंगे जो कि छोटा छोटा रोजगार आदमी कर सके। तो इससे क्या होगा कि वो अपने तो नौकरी करेगा, 4 लोगों को और नौकरी देगा। ऐसे बढ़ई लोग भी कर सकते हैं, कारपेंटर लोग भी कर सकते हैं, ऐसा राजमिस्त्री भी कर सकता है जो बाहर में जाकर नौकरी करते हैं दूसरे ठेकेदार के, वो यहाँ ठेकेदारी कर सकते हैं और 20 लोगों को नौकरी देगा। और भी अगर बोलिए, और भी हम इस पर आधे घंटे हम बात कर सकते हैं। 20 साल नीतीश कुमार शासन किए, कल खाने क्यों नहीं यहाँ लग रहा है? आखिर कारण क्या है, वजह क्या है? देखिए, कल उनका आप स्टेटमेंट सुने हैं मोदी जी का? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री 20 साल से, मैं उनका भी सम्मान करता हूं, सारे नेताओं का मैं लेकिन उनका स्टेटमेंट देखिएगा क्या है। वो कभी भी रोजगार पे बात नहीं किए हैं। आप एक स्टेटमेंट दिखाइएगा सरकारी नौकरी के अलावा, नीतीश जी, तेजस्वी यादव, सुशील जी, मोदी जी जो मर गए वो, या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कोई भी मंत्री है, अगर सरकारी नौकरी के अलावा कभी भी कल कारखानों की बात किए हों, सर्विस सेक्टर की बात किए हों या कुटीर उद्योग और लघु उद्योग पे बात किए हों, आज तक नहीं। उनका स्टेटमेंट क्या होता है, हमारे बिहार के जो बंधु हैं अगर हरियाणा और पंजाब और दिल्ली में नहीं जाएंगे तो वहाँ की कंपनियां बंद हो जाएगी, वहाँ घर नहीं बनेगा, वहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं बनेंगे, यहाँ के मजदूर भाई बहन वहाँ के रीढ़ के हड्डी हैं। और इस पे हमको दुख तब होता है जब यहाँ के पत्रकार, आपके जैसा पत्रकार बंधु भी और यहाँ के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, जिसको आप कहते हैं बुद्धिजीवी, उन लोग ताली बजाते हैं नरेंद्र मोदी की बात पे, प्रधानमंत्री नीतीश जी की बात पे और तेजस्वी यादव की बात पे। हमको बड़ा आश्चर्य होता है बुद्धिजीवी लोग जब ताली बजाते हैं। अरे भैया, आप क्या बात करते हैं? आप यहाँ के लोग जाते हैं बाहर नौकरी करने के लिए, आप कहते हैं कि यहाँ का बेरोजगारी दूर होगा। अब 10 लाख का सरकारी नौकरी दे के आप बेरोजगारी दूर कीजिएगा, आप मूर्ख बनाते हैं। जनता भी तो उन्हीं को सत्ता पर बैठाई हुई है। आज तक प्रशांत नहीं आया था, रवि रंजन नहीं आया था, इसीलिए आज रवि रंजन जैसे लोग जाग गए हैं। आज रवि रंजन सिर्फ एक नहीं है और प्रशांत सिर्फ बिहार में एक नहीं है, आज लाखों में प्रशांत है और लाखों में रवि रंजन है जो लोगों तक पहुंच रहा है कि हम यहाँ से क्या करेंगे जिससे बेरोजगारी दूर होगा। ये इस मुद्दे पे बात करने की जरूरत है, इस मुद्दे पे काम करने की जरूरत है, इस पे और भी मैं बात करूंगा। सर, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री को अगर कुर्सी पे बिठाए हैं तो हमारे ही कारण से वो बैठे हैं, मुख्यमंत्री अगर बिहार में कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो उनमें भी हमारा ही योगदान है। तो मुझे लगता है कि अगर उनको सत्ता में आना है तो काफ़ी आसान होगा उनको सत्ता में आना। सर, ये दोनों ना चोर चोर मौसेरे भाई हैं। एगो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब आते हैं बिहार में, आप अभी 5-6 जगह आए हैं ना, गया में भी आके गए हैं, गया को छोड़ के उसके पीछे वाला उनका भाषण कोट में करता हूँ। उनका क्या बोलना है कि बिहार के वासियों, मैं नरेंद्र मोदी 5 किलो अनाज आपको 5 साल तक और फ्री करता हूं। अरे भैया, आप प्रधानमंत्री भारत के न हैं कि सिर्फ बिहार के प्रधानमंत्री है? 5 किलो अनाज आप गुजरात में नहीं दे रहे हैं? अब यही आदमी, यही हाथ पैर गोड़ मुंह दिमाग है प्रधानमंत्री का, जब हरियाणा और पंजाब में और गुजरात में जाते हैं तो वहाँ हाईटेक सिटी की बात करते हैं, वहाँ बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, वहाँ ग्रीन सिटी की बात करते हैं, वहाँ एक साथ 15,000 स्कूलों में कंप्यूटरीकृत पढ़ाई की बात करते हैं। और यही आदमी प्रधानमंत्री, क्या मत्ती मारा जाता है कि आप बात करने लगते हैं ट्रेन का दोहरीकरण, रेलवे लाइन का दोहरीकरण, आप नए नए ट्रेन चलाने की बात करते हैं, 5 किलो अनाज की बात करते हैं और जात पात की बात करते हैं। विक्रमगंज में आए तो बोल रहे हैं कि पासवान भाई, भूइया भाई, दांगी भाई, कुशवाहा भाई, राजपूत भाई, आप जात की बात करते हैं। क्यों भाई? जात क्या सिर्फ बिहार में है? आपके हरियाणा में और गुजरात में पटेल नहीं है, वहाँ जात पात नहीं है? साउथ इंडिया में क्या नहीं है? सर, जब जात की बात आपने किया तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बिहार में जब चुनाव आता है तो
जात पात काफ़ी देखा जाता है सर। सीटों का बंटवारा भी अगर होता है तो जाति के आधार पे होता है कि जिसकी जितनी जाति की भाग संख्या होगी उसी अनुसार वहाँ पे उसकी भागीदारी भी मिलेगी और टिकट भी मिलेगा। तो जनसुराज इस पे क्या कर रही है? नहीं, इस पे जनसुराज का स्पष्ट कहना है कि जिसकी जितनी भागीदारी है उतनी उसकी हिस्सेदारी मिलेगी। जैसे ईबीसी के लिए 70 से 72 सीट यहाँ दिया जाएगा, ये क्योंकि उनकी जनसंख्या है। ओबीसी के अलग है। मुसलमानों को 40 सीट दिया जाएगा, जो अल्पसंख्यक है, मैंने जनसंख्या का वो तो ठीक कहना है, चाहे कोई भी पार्टी कह रही है। अगर जनसुराज भी कह रही है कि हम जनसंख्या के आधार पर टिकट देंगे, वो अच्छी बात है। लेकिन जात पात की जब बात करके अब बात करते हैं कि सत्ता में आने की, तो एकदम भी घोर अंधेरा में नेताओं द्वारा रखा जा रहा है। अगर ऐसा है तो लालू यादव की भी सरकार गई। आप ये बताइए सबसे पहले कि यादव लोग तो 15% है, एमवाई का समीकरण है, 15 दूनी 30% से भी 32-33। आपको लगता है कि सरकार कभी चली जाती यादव की? आज ऐसा सर एमवाई समीकरण प्रशांत किशोर जी किस तरह ये टूट चुका है। इस भ्रम में मत रहिए। एमवाई समीकरण टूट चुका है, वाई पूरी तरह से हम लोगों के पक्ष में है, और एम भी जो है एकदम मचल रहा है, उनका दिमाग कौंध रहा है कि क्या किया जाए। आज उन लोग निर्णय लेने के कगार पे पहुंच गए हैं और उनका जल्द ही निर्णय लेंगे। वाई भी जो है ना, वाई समीकरण हम लोगों की तरफ झूलेगा, और खास करके जो पढ़े लिखे युवा वर्ग के लोग हैं वो समझ रहे हैं कि ये सिर्फ यादव और कोयरी और कुम्हार और या पासवान करके जो है राजनीतिक नहीं किया जा सकता है। गुरुआ विधानसभा में जातीय राजनीति कितना असर है, यहाँ पर कितना % असर है कि जाति का उम्मीदवार रहेगा तो हम जिताएंगे, दूसरा जाति से रहेगा तो नहीं जिताएंगे? देखिए एक बात, जातीय समीकरण कितना है अंबुज जी, एक बात स्पष्ट है कि जाति, अगर हम दांगी समाज में जन्म लिए हैं तो ये एक मेरी सच्चाई है, हम इससे झुठला नहीं सकते हैं, क्योंकि समाज जो है हमारा जात आधारित है। आप कभी भी जो राजपूत समाज में दिया वो राजपूत रहेगा, जो भूया समाज में लिया है वो भूया रहेगा। इससे लेकिन राजनीति के लिए एकमात्र फैक्टर ये नहीं है। सिर्फ आप कहिएगा कि सिर्फ जात के आधार पे बिहार का या गुरुआ का राजनीति होता है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले दांगी भी जीता, यहाँ से यादव भी जीते हैं, यहाँ से मुस्लिम भी जीते हैं। तो ऐसा नहीं कि जात एकमात्र फैक्टर नहीं है, कुछ असर है जाति का। अगर यहाँ भी देखा जाए तो असर पड़ता है जातियों का, कि एक सच्चाई है, असर है। जाति को कैसे तोड़िएगा कि आप अपने पक्ष में लाइएगा जनता को? नहीं, मुद्दा जाति का तोड़ने का मुद्दा है। आप सिर्फ जात का डर दिखा के लोगों को आप वोट नहीं ले सकते हैं। आज जनता जाग गया है, आज जनता चाहता है कि हमारा विकास हो, और विकास सिर्फ रोड नली गली बिजली से नहीं आएगा, और मजदूर ट्रेन चलाने से नहीं आएगा, श्रमजीवी ट्रेन चलाने से नहीं आएगा। अगर विकास करना है तो विकास का एकमात्र फार्मूला है हर हाथ में रोजगार। और हर हाथ में रोजगार कैसे जाएगा? सरकारी नौकरी से और इंडस्ट्री खोलने से नहीं जाएगा। आप इंडस्ट्री भी खोल लीजिएगा तो हर जगह रोजगार तुरंत नहीं पहुंचेगा, इंडस्ट्री खोलने के लिए समय लगेगा। लेकिन छोटा छोटा पूंजी का व्यवस्था करके हम जो है लोगों तक रोजगार पहुंचा सकते हैं, और ये हमारा मुहिम है और इसमें हम सफल होंगे। सर एक सवाल था सर कि आप जो राजनीति कर रहे हैं तो राजनीतिक में आपका सेवा भाव है या सत्ता में आने का कोई माध्यम है सर? ऐसा देखिए, नेता, आप अगर किसी नेता से पूछिएगा जो सत्ता सुख भोगना चाहता है, जो आजकल बहुत सारे नेता, आप सम्राट चौधरी का देखिए, आपको लगता है कि वो सत्ता में सेवा करने आए हैं? 7वीं पास बताइए, और अपने आप को बोलते हैं कि डिलीट का उपाधि लिए हुए हैं। तो ये सब सत्ता का भोग करने आए हैं। लेकिन हम जैसे नेताओं से भी अगर ये सवाल करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। हम तो यही बोलेंगे ना कि नहीं भी, हम सत्ता का सुख भोगने नहीं आए, हम सेवा करने आए हैं जनता का। और बात भी सही है कि जब नेता आया है तो सत्ता में आया है तो सिर्फ सेवा करने के भाव से ही आया। और मैं घुमा फिरा के नहीं बोलूँगा, आज नहीं, जब मैं सत्ता में नहीं हूँ या अभी भी सत्ता में नहीं हूँ, लेकिन आप मेरे पंचायत में आप किसी से पूछ लीजिए, आज तक मेरा खानदान, चाहे दादा हो या मेरे बाबूजी स्वर्गीय द्वारका सिंह हो या मैं हूँ, अभी तक हम यहाँ जो सेवा ही कर रहे हैं। और आगे भी भगवान न करे कि मेरा मत्ती मारा जाए और मैं सत्ता का सुख भोगने को आतुर हो जाऊँ। मैं अभी जो है समाज की सेवा करूंगा, और गरीब और वंचितों का खास करके मेरा ध्यान रहता है कि मैं उनको कैसे सेवा करूं कि उनका बच्चा पढ़े। और ये जो समय बीत रहा है, उनको मजदूरी करते करते कंधा छिल गया है,
इससे वो निकले। बड़ी भावुक हो जाता है मन जब पंचायत में, और आज तो गुरुआ विधानसभा में जो घूमता हूँ तो जब नंगे पाँव देखता हूँ बच्चों को, और स्कूल जब बिना शर्ट के जाते हैं, और जब मैं 7 बजे 8 बजे मैं निकलता था इधर मुखिया का चुनाव में प्रचार के लिए, तो मैं देखता था गरीब लोगों को कि नंगे बदन रहते थे बच्चे, और ठंड 18 और 20 का टेम्परेचर रहता था, उससे भी नीचे, पता नहीं नंगे बदन कैसे रह जाते थे। हमें तो मन भावुक हो जाता है वो सब देख के कि सरकार को नहीं दिखता है, यहाँ का विधायक MP को नहीं दिखता है, सब दिखता है, सब इग्नोर करते हैं। लेकिन हम लोग जब आएंगे तो नीचे स्तर पे काम करेंगे, पैसा बांटने का काम नहीं होगा। ऐसा होगा कि रोजगार व्यवस्था होगी तो कम से कम उनके नंगे पाँव में चप्पल होगा, उनके तन पे कपड़ा होगा, और स्कूल में कंधे पे स्कूल का बस्ता होगा, ये बोझ नहीं होगा, बोरी नहीं होगा, ये व्यवस्था लाएंगे। आप पूरे गुरुआ विधानसभा को भ्रमण कर रहे हैं, जनता से कितना समर्थन मिल रहा है, और जन स्वराज क्योंकि नया पार्टी है, कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, मैं पिछला करीब 15-16 महीने से गुरुआ विधानसभा में भ्रमण कर रहा हूँ, और अभी तक मैं रिकॉर्ड हूँ कि गुरुआ का कोई भी नेता, चाहे पिछला नेता कितना भी ले लीजिए, 250 से प्लस हमने क्या बोलते छोटी छोटी सभाएं की है, और बड़ी सभाएं मैंने कम से कम 10 की है। बड़ी सभाएं कहने का मतलब कि 2-3 हज़ार का, और एक बहुत बड़ी सभाएं अपने दम पे 5,000 की सभाएं की है। आज जन जन तक जनसुराज को पहुंचाने वाला रवि रंजन है, और प्रशांत जी भी है। प्रशांत जी का बहुत बड़ा हाथ है, मैं उनका बहुत छोटा प्यादा हूं। लेकिन गुरुआ विधानसभा की जब बात करेंगे, मैंने 250 प्लस छोटी छोटी सभाएं की है। आप सोच सकते हैं कि 250 प्लस कहने का मतलब है कि 250 प्लस गांव में मैं गया, लोगों तक मिला, और जनसुराज के बारे में बताया, अपने बारे में बताया। और आज ये स्थिति आ गई है कि आप कह सकते 3 महीना पहले यही स्थिति था कि मैं लोगों तक जाता था मिलने के लिए, लेकिन आज लोग हमें बुलाते हैं। मैं बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, न मेरे बाबूजी एक साधारण हाई स्कूल के मास्टर थे, लेकिन आज मेरी स्थिति हो गई है कि कभी परैया से, कभी गुरारू से, तो कभी गुरुआ से लोग बुलाते हैं कि भैया आइए, हम लोग चर्चा करेंगे कि हम यहाँ से सीट कैसे जीतेंगे, और हम यहाँ जो है कैसे बदलाव लाएंगे। इस पर चर्चा होती है। मैं रात को रात्रि विश्राम करता हूँ, और कल से मैं लगातार 15 दिन तक जो है पद यात्रा में रहूंगा, जहां सांझ वहां बिहान। आपके साथ युवा जुड़ रहे हैं? एकदम युवा सबसे ज्यादा, एकदम दिल खोल के युवा जुड़ रहे हैं, और हमें बड़ी खुशी होती है। ना देखिए, मेरे पास पैसा है कहाँ? अरे भैया, हम तो कह रहे हैं कि हम एक मास्टर का बेटा है, कहाँ से पैसा आएगा? जो कमाए, ये वो घर बना लिए, उसी में सब पूंजी चला गया। प्रशांत जी हिम्मत दिए हैं तो वो अड़े हुए हैं। सर, अगर गुरुआ विधानसभा की जनता आपको इस बार मौका नहीं देती है, तो क्या सर गुरुआ विधानसभा की जनता की सेवा में आप 5 साल और रगड़ेंगे बॉस? इसमें कोई ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ जनसुराज के प्रबल दावेदार रवि रंजन जी हैं, गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के, और इनकी बातों को आप सुन रहे थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गुरुआ विधानसभा की जनता अगर इस बार मुझे मौका नहीं देती है, फिर भी हम भी जनता के साथ रहेंगे, और अगली बार फिर पूरी ताकत, पूरे जोश के साथ आएंगे। तो मैं आशा करता हूं सर कि आप भरोसे पे कायम रहें और जनता के साथ रहें। तब तक के लिए जय हिंद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुआ विधानसभा के सभी सम्मानित जनता को रवि रंजन उर्फ छोटे दांगी की तरफ से आने वाला दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, धन्यवाद।